हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन भूगोल की कक्षाओं में। और आज हम इंडियन क्लाइमेटिक रीजन्स और वेरियस जो डिवाइडेशन इसका है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इंडियन क्लाइमेट और उसके जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं और आप बहुत ध्यान से इसको देखना, क्योंकि टॉपिक जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा चीज़ों को। अपनी किताब में भी आप बराबर नज़र बना करके रखें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर बात करें हम भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की, तो हम देखते हैं कि भारत 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक फैला है। ये बृहद अक्षांशीय विस्तार है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है लगभग 30 अक्षांशों में है। और कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा हमारे बिल्कुल बीचों बीच मध्य से गुजर रही है भारत के। और ये भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है। जलवायु की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्लाइमेटिक रीजन देख रहे हैं। तो मैं इस क्लाइमेटिक रीजन को पढ़ने से पहले हमारे भारत की कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उनको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। कि हम ये देख रहे हैं कि अगर जलवायु की दृष्टि से देखें तो कर्क रेखा से नीचे वाला जो ये हिस्सा है ये हमारा उष्णकटिबंध में आता है, जबकि ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है विश्व जलवायु कटिबंधों की दृष्टि से देखें तो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर में हमारे हिमालय की स्थिति है। हिमालय यहाँ हमारे अनवर्त श्रृंखला के रूप में विराजमान है। इस तरह से हमारे यहाँ हिमालय की स्थिति है और ये एक तरह के बैरियर का काम करता है और ऊपर से आने वाली हवाओं को ब्लॉक कर देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ हमारे मरुस्थलीय प्रदेश है। तो वर्ष भर क्या होता है कि कहीं ना कहीं सूरज हमारे भारत का अधिकांश हिस्सा, ऊपर वाला जो उत्तरी भारत वाला रीजन हम देख रहे हैं, ये भले ही हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में हो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो जलवायु का प्रकार है संपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। पर्वतीय रीजन को अगर हम छोड़ देते हैं, ये जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है इसको अगर हम छोड़ दें, इसके अतिरिक्त जो हमारा उत्तर भारत है वहाँ शीतोष्ण प्रकार की उपोष्ण प्रकार की जलवायु हमको देखने को मिलती है। और इसमें भी अगर हम पूरे के पूरे दृष्टिकोण की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्षा की बात हो चाहे विविधताओं की बात हो, वर्षा तापमान की विविधता हो, तो किसी रीजन में बहुत ज़्यादा एक ही समय पर बहुत अधिक गर्मियाँ पड़ रही हैं और उसी समय उसी रीजन में उसी अक्षांश पर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ धरातलीयगत जो विषमता है वो बहुत ज़्यादा है। उसके कारण क्या है, जलवायु संबंधी विषमताओं में जो जलवायु संबंधी विषमताएं हैं उनका आना भी स्वाभाविक सी बात है। तो स्थानगत विषमताओं के कारण जलवायुगत विषमताएं भी हमारे यहाँ खूब हैं और स्थान स्थान पर यहाँ पर वर्षा और तापमान संबंधी विषमताएं हमारे देश में देखने को मिल जाती। अब हम बात करते हैं जलवायु प्रदेशों की। जलवायु प्रदेश क्या होते हैं? जलवायु प्रदेश से हमारा तात्पर्य है कि जिस क्षेत्र विशेष में जलवायु के घटक जो हैं, अब जलवायु के घटक क्या क्या हैं? तापमान है, वर्षा की मात्रा है, वायु की दशा व स्थिति। तो ये जो सामान्य घटक हैं जलवायु के, जिस किसी रीजन में इनकी एक जैसी समानता हो, जैसे ए कोई रीजन है और बी कोई रीजन है। हम भारत के रेफरेंस में हम इसको समझें कि जैसे हमारा ये पर्वतीय रीजन जो है हमारा, ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जलवायु संबंधी ये कोई रीजन हमारा ए मान लेते हैं हम इसको, और ये हमारा दक्षिणी भारत वाला रीजन है।
ये हमारे पास दो रीजन्स ऐसे हैं, डिफरेंट रीजन है जहाँ पर डिफरेंट प्रकार की, ये हमारा रीजन बी है। अब अगर हम जलवायु प्रदेशों को तो समझे, हम क्या कह रहे हैं कि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में तापमान या जलवायु के जो घटक हैं उनकी समानता होती है, उनको हम एक जलवायु प्रदेश के रूप में ले लेते हैं। जैसे हमारे पूरे दक्षिणी भारत की अगर हम बात करें, तटीय रीजन्स की बात करें, कोस्टल रीजन्स की बात करें, अधिकांश दक्षिणी भारत जो है वहाँ पर सर्दियाँ कम पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त जो वर्षा की भी मात्रा भी लगभग सम रहती है, कुछ पर्वतीय छाया प्रदेशों को छोड़ दे और आंतरिक भागों को छोड़ दे। यहाँ केवल मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर हम कुछ पर्वतीय छाया प्रदेश और कुछ आंतरिक भागों को छोड़ दे तो वर्षा की मात्रा भी समान रहती है, तापमान लगभग इस पूरे रीजन में समान सा रहता है। तो ये कुछ जलवायु के घटक हैं जिनके आधार पर क्या होता है, जब किसी क्षेत्र का जलवायु के आधार पर, समान जलवायु परिस्थितियों के आधार पर निश्चित कर दिया जाता है तो वो एक प्रकार का जलवायु प्रदेश हो जाता है। जबकि हम बात करें हमारे उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत में हम देख रहे हैं कि पूरा की पूरा जो पर्वतीय रीजन है, यहाँ पर ऊंचाई के कारण टेम्परेचर बहुत नीचे रहता है साल भर। गर्मी के दिनों में भी टेम्परेचर बहुत ऊंचा नहीं जा पाता। वर्षा की परिस्थितियाँ लगभग इस पूरे रीजन में सेम रहती हैं। तो ये जो है एक प्रकार के जलवायु प्रदेश को इंगित करता है। ये पूरा रीजन जो है एक प्रकार के जलवायु प्रदेश को इंगित करता है। तो जलवायु प्रदेश से हमारा तात्पर्य उस प्रदेश से है जहाँ जलवायु परिस्थितियों की समता पाई जाती हो। मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए ताकि हम उसको और ठीक ढंग से प्रस्तुत आपके सम्मुख कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटने की जो बात है, तो विश्व के कई जलवायुवेत्ता और कई कृषि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया है। जिनमें से अधिक जो कई वैज्ञानिक हैं उन्होंने जब विश्व जलवायु का वितरण किया उसके साथ ही हमारी भारतीय जलवायु प्रदेशों का भी निर्धारण किया। लेकिन कुछ जलवायु वेत्ता स्पेशली ऐसे हैं जिन्होंने हमारे भारतीय रेफरेंस को ध्यान में रख करके और जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया है। इनमें से कुछ नाम हैं, जैसे H.E. ब्लैडफोर्ड। मैं कुछ नाम आपको यहाँ बता रहा हूँ जिनके नाम आपको याद रखने हैं, जिन्होंने स्पेसिफिकली इंडियन रेफरेंस में अपने जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया है। इन्होंने 1889 में भारतीय जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया। W. कोपेन, ये बहुत इम्पोर्टेंट और इनको हम आगे हमारे सिलेबस में भी है और हम पढ़ेंगे भी। W. कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण दिया भारतीय जलवायु प्रदेश, इन्होंने पूरी दुनिया की विश्व जलवायु का इन्होंने वर्गीकरण किया। लेकिन इनका जलवायु का जो वर्गीकरण है पूरी दुनिया में मान्य है और इन्होंने भारत का भी स्पेसिफिक वर्गीकरण उस अपने विश्व जलवायु का जो वर्गीकरण दिया है उसमें इन्होंने किया है। तो जो W. कोपेन है या कोपेन महोदय हैं, ये पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो जलवायु का डिवाइडेशन किया है उन विद्वानों में इनका नाम आता है। इसलिए हम आगे इनको डिस्क्रिप्टिवली W. कोपेन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। इन्होंने अपना जो वर्गीकरण है वो 1918 में सबसे पहले दिया, फिर उसमें कुछ संशोधन किए, फिर 1931 में फिर इसका संशोधन प्रस्तुत हुआ और 1936 ये अलग अलग समय पर इन्होंने इसमें कुछ जो कमियां थी उनको पूरा किया और अपना संपूर्ण वर्गीकरण। इसके अतिरिक्त LD स्टाम्प है, थार्नबेट महोदय हैं, जॉनसन है और RL सिंह। मैं यहाँ पर एक नाम और आपको बताना चाहूँगा, RL सिंह भारतीय भूगोलविद हैं और इन्होंने 1971 में इंडिया को जलवायु प्रदेशों के आधार पर क्लासिफाइड किया, क्योंकि ये हमारे इंडियन ज्योग्राफर हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं।
जिन्होंने इंडिया को डिस्क्रिप्टिवली जलवायु प्रदेशों में बांट करके अध्ययन किया। तो ये भी हमारे लिए RL सिंह महोदय जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनको भी हम थोड़ा सा हमारे सिलेबस में RL सिंह का जो डिस्क्रिप्शन है या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन है जलवायु का, वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में देखते हुए चलेंगे। हमने शुरुआत में एक नाम देखा था H.E. ब्लैडफोर्ड। ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे या पहले ऐसे भूगोलविद थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय जलवायु प्रदेशों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। भारतीय जलवायु प्रदेशों का क्रमबद्ध अध्ययन सिस्टमैटिकली सबसे पहले, तो ये नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, H.E. ब्लैडफोर्ड। और ये जो H.E. ब्लैडफोर्ड महोदय थे, ये मौसम विज्ञान विभाग जो था हमारे ब्रिटिशकालीन, उसमें ये महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। इसलिए इन्होंने पहला जो श्रेय इनको जाता है भारतीय जलवायु के क्रमबद्ध अध्ययन का या भारतीय जलवायु प्रदेशों के विभाजन के क्रमबद्ध अध्ययन का, वो हमारे H.E. ब्लैडफोर्ड महोदय को जाता है। इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई कि इनका कहना था कि दुनिया में जितनी भी प्रकार की जलवायु है, पूरे विश्व के अलग अलग हिस्सों में जो जलवायु है वो भारतीय जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में वो कहीं ना कहीं वो जलवायु सर्वाइव करती है। ये उनका कहना था। विश्व की प्रत्येक जलवायु आपको भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ साधारण सी बातें थी जो हमने भारतीय जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में देखी। अब हम शुरू करेंगे जलवायु प्रदेशों का विभाजन। सबसे पहले हम W. कोपेन, जनरली कोपेन का विभाजन हम इनको कहते हैं। कोपेन महोदय के आधार पर जो जलवायु का विभाजन इन्होंने किया है, आज हम वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, चूँकि आप इस टॉपिक से नए जुड़े हैं, तो आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखना कि क्या क्या मापदंड रहे हैं जिनके आधार पर जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया गया है। कोपेन के मापदंडों की अगर हम बात करें तो इसने मासिक वर्षा और मासिक तापमान के आधार पर इसने मुख्यतः 3 अपने मापदंड रखे जलवायु के क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए। पहला है औसत मासिक वर्षा, दूसरा औसत मासिक तापमान, और इसमें तीसरा घटक भी इन्होंने इन्वॉल्व किया है, औसत वार्षिक वर्षा। यदि आपसे पूछा जाता है, ये 3 इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं डिवाइडेशन के, औसत मासिक तापमान। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो केवल 2 ही जलवायु के घटक ऐसे हैं, तापमान और वर्षा, जिनके मासिक वितरण के आधार पर इन्होंने पूरी दुनिया के क्लाइमेटिक रीजन्स को डिवाइड किया है। अगर हम भारत की बात करें, पहले हम भारत के रेफरेंस में बात करने से पहले कोपेन के जलवायु के विभाजन को एक बार ठीक से समझ लेते हैं। इन्होंने अपने डिवाइडेशन में कितने प्रकार की जलवायु बताई है, उसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ। इन्होंने मूलतः 5 प्रकार की जलवायु को बताया है और अंग्रेजी के 5 कैपिटल लेटर्स के थ्रू उसको दिखाया भी है। हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले इन्होंने अपने दृष्टिकोण में जो जलवायु से संबंधी इन्होंने डिवाइडेशन बताया, उसमें इन्होंने सबसे पहले उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु के बारे में हमको बताया, जहाँ ये कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट्स ऑल मंथ्स हैव एवरेज टेम्परेचर अबव 18 डिग्री सेल्सियस। ए प्रकार की जो जलवायु है इसको इन्होंने दिखाया है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि प्रत्येक महीने का जो तापमान होगा वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से
ऊपर होगा। फिर दूसरा इन्होंने अपने इसमें डिवाइड किया है, मैंने ये स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। मैं दूसरा इन्होंने बताया है बी, जिसमें कह रहे हैं कि ड्राई क्लाइमेट्स विथ डेफिशिएंट प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर। जो बी सिंबल होगा वो उन्होंने प्रयोग किया है शुष्क जलवायु के लिए, जहां साल भर तापमान तो ज़्यादा होगा, जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसके अनुपात में जो वर्षा की मात्रा होगी, प्रेसिपिटेशन जो होगी, वो अपेक्षाकृत कम रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, शुष्क परिस्थितियों का विकास हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ कैपिटल लेटर्स जो हम देख रहे हैं ABCDE, जो अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक्स को दिखा रहे हैं यहाँ, इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ छोटे या स्मॉल लेटर्स का भी प्रयोग किया है, जैसे बी दिखाता है क्या, शुष्क जलवायु प्रदेश को। शुष्क जलवायु प्रदेश में भी अगर हम बात करें, शुष्कता कम है, यदि शुष्कता कम है, वर्षा होती है लेकिन इतनी नहीं होती, तो उसे हम कह देंगे अर्धशुष्क। और इसको हम बी के साथ साथ इसमें एक और लेटर जोड़ देंगे एस, इसका मतलब क्या होगा, अर्धशुष्क। एस जो जुड़ रहा है वो दिखाएगा अर्धशुष्क परिस्थिति को। लेकिन यदि मरुस्थलीय दशाएं हैं, जहाँ शुष्कता की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, टेम्परेचर तो हाई रहता ही है, तो उसको हम W से इंगित करेंगे, S और W। तीसरे में ये बात कर रहे हैं सी में मोस्ट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स विथ माइल्ड विंटर्स। जो तीसरा बिंदु है हमारा सी, मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु। या अगर हम इसका साधारणीकरण करें तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यानी कि गर्म जलवायु। अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें, गर्म जलवायु जहाँ जो सबसे गर्म महीना है, एक तरीके से ये शीतोष्ण प्रकार की जलवायु होगी, जहाँ सबसे गर्म महीना जो होगा, क्षमा करें, जो सबसे ठंडा महीना वो जो होगा, उसका टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होगा और -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होगा। इसको इन्होंने नोट किया है सी के द्वारा। अब हम बात करेंगे डी। यहाँ मैं एक बार आपको फिर बताता चलूँ कि जो हम देख रहे हैं ये लेटर्स, सिंबल्स इन्होंने दिए हैं कि जलवायु के प्रभावों को, जलवायु के प्रकारों को बताने के लिए। डी प्रकार की जो जलवायु है, इसमें ये कह रहे हैं कि मॉइस्ट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स विथ कोल्ड विंटर्स, यानी कि ये एक प्रकार की हिम जलवायु से जुड़ा हुआ है, बहुत ठंडी जलवायु से जुड़ा हुआ है, जहाँ जो सबसे गर्म महीना होगा, सबसे गर्म जो महीना होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, और जो सबसे ठंडा महीना होगा उसका टेम्परेचर -3 डिग्री से कम रहेगा। तो ये एक प्रकार की शीताद्र जलवायु का प्रकार है। और एक पांचवा प्रकार इन्होंने अपनी जलवायु में बताया है ई, जो हमको दिखाता है ध्रुवीय जलवायु के प्रकार को। ध्रुवीय जलवायु जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर पाई जाती है, अत्यधिक ठंड रहती है, अत्यधिक ठंड, और पूरी तरीके से शीत जलवायु का यहाँ पर बोलबाला रहता है। तो ये कुछ जलवायु के प्रकार हैं जो इन्होंने अपने सिंबल्स के द्वारा दिखाए हैं। मैं आपको फिर बताता चलूँ, जब ये जलवायु क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो जहाँ जहाँ ए होगा, इन्होंने 5 अक्षर बताए हैं, A, B, C, D और E,
जिनके बारे में हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको ब्रीफ नोटिफिकेशन या ब्रीफ इनके बारे में बता दूं। ए जो जलवायु है वो हमको दिखा रही है कि उस स्थान विशेष की जो जलवायु होगी वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। बी जो होगी वो हमको शुष्कता की चीज़ें बताएगी कि ये जो स्थान है यहाँ पर शुष्कता है। अब हम पीछे के लेटर से डिसाइड करेंगे कि वो अर्धशुष्क है तो ऐसा आ जाएगा, और यदि पूरी तरीके से मरुस्थलीय दशाएं हैं तो वहाँ हम W का प्रयोग करेंगे। सी जो है वो हमने देखा है कि मध्य अक्षांशीय जो जलवायु है उसका प्रतिनिधित्व ये करता है, और ये शीत जलवायु का जो डी अक्षर है वो शीत जलवायु को प्रतिबिंबित करता है, जबकि ई जो है वो अत्यधिक ठंड यानी कि ध्रुवीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो इसके 5 मेन कंपोनेंट्स जो कैलकुलेटर्स में इन्होंने बताए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे अक्षर भी हैं, जैसे एस हमने देखा था, डब्ल्यू हमने देखा है, स्मॉल एम है, एफ, डब्ल्यू आदि कुछ अक्षर हैं जो हमको इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देंगे। अगर हम बात करें कोपेन महोदय के आधार पर भारतीय जलवायु के वर्गीकरण की, यहाँ हम कुछ छोटे अक्षरों के जो प्रतिबिंब है, हमने ए बी सी डी ई को तो देख ही लिया है, लेकिन जो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं छोटे स्मॉल लेटर की, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। एस और डब्ल्यू को हम देख ही चुके हैं, ये हम बी के साथ प्रयोग करते हैं। जो हमारी बी प्रकार की जलवायु थी, अर्धशुष्क है तो एस और पूर्णतः शुष्क है तो डब्ल्यू। अब यहाँ पर एम एक और सिंबल आएगा छोटा, जो हमको दिखाएगा कि यहाँ पर शुष्क मानसूनी दशाएं हैं। लेकिन शुष्क मानसून होने के बाद भी यहाँ पर क्या है, वर्षा वनों का विस्तार है। एम हमको छोटा जो एम है वो हमको ये बताएगा। दूसरा हमारा अक्षर आता है एफ। एफ जहाँ पर होगा, एफ से मतलब फुल, तो जहाँ पर पूर्ण वर्षा होगी, पूरी तरीके से पर्याप्त वर्षा होगी, वहाँ हम एफ का प्रयोग करेंगे। डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू हम देख रहे थे उस समय पे, हमने जब देखा था बी के साथ तो वो हमने कैपिटल डब्ल्यू देखा था। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो हम देखेंगे स्मॉल डब्ल्यू, और ये हमको क्या दिखाएगा, ये हमको बताएगा कि यहाँ पर शुष्क शीत ऋतु है। शुष्क शीत ऋतु से मतलब कि यहाँ पर सर्दियों के दिनों में वर्षा नहीं होती, शुष्क शीत। एच एक और सिंबल है जो हमको दिखाएगा कि महीना जो है, यहाँ ये जो स्थान विशेष है वो शुष्क भी है और गर्म भी है। मैं जानता हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं ये थोड़ा समझने में इसको डिफ़िकल्टी होगी। मैं प्रयास करूँगा, अगर आपको ये यहाँ समझ में नहीं आता है तो हम इसको एक बार बोर्ड पे डिनोट करके क्लास बोर्ड पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और स्पेसिफिक इंडियन रेफरेंस में जहाँ जहाँ जी का हम प्रयोग करेंगे वो गंगा के मैदान को प्रदर्शित करेगा, गंगा मैदान को। तो ये कुछ लेटर्स थे जो इन्होंने कोपेन महोदय ने अपने उसमें दिखाए हैं। कोपेन ने इन मापदंडों के आधार पर औसत वार्षिक वर्षा, औसत मासिक तापमान और औसत मासिक जो वर्षा है उसके वितरण के आधार पर भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया है। अब ये जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, वीडियो इसको समझाने में बड़ा लंबा हो जाएगा, हम इसको आगे के वीडियो में डिफाइन करते हैं। 9 जलवायु प्रदेश भारत के कौन कौन से हैं। तो ये कोपेन का कुछ वर्गीकरण था, उसको सरलीकृत करके समझने का प्रयास हमने अभी तक किया है कि कौन कौन सा सिंबल आपको किस प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है। आगे के वीडियो में हम भारतीय जलवायु प्रदेशों के बारे में जो कोपेन महोदय ने बताया है उसको आगे देखेंगे। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए ताकि हम उसको और थोड़ा सा इन्हांस कर सकें।